हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, आज की क्लास हम जो कवर करेंगे ये हमारा जो पेपर फर्स्ट का जो पार्ट 2 है, ये हम इसको डिस्कस करेंगे। फुल लेंथ टेस्ट है ये, हम उसी में इसमें से अगेन हम इसमें जो है 54 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारा एक एक सेक्शन है इसमें इंग्लिश वाला, एक जो है इंग्लिश वाला एक सेक्शन है, इसको आप लोग खुद कवर कर लेंगे, मुझे आपसे आशा है। इसको मैं कवर नहीं कराऊंगा क्योंकि ये जो है, और इसके कवर कराने के लिए बहुत सारी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी, सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये सब, उसे भी ये मेरा एरिया है नहीं। इसकी वजह से मेन रीज़न यही है कि जिसकी वजह से मैं ये कवर नहीं करा रहा हूँ, नहीं तो मैं इसको कवर करा देता। तो ये आप सभी को मालूम होगा कि आज ही की डेट पे, यानी कि आज शाम को लगभग शाम को 2 से ढाई बजे के आसपास आप देखे होंगे कि जो CSIR के द्वारा जो है यहाँ पे एडमिट कार्ड जो है अवेल कर दिया गया है। आप उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने आप जो जहाँ भी सेंटर आप देख सकते हैं। जैसा कि CSIR ने कहा था कि 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो यानी कि आपके पास केवल 10 दिन बचे हुए हैं एग्जाम के। तो आप देखेंगे कि जो है आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, आप उसको होपफुली आप डाउनलोड कर लिए होंगे। चलिए, हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर, सॉरी पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा पहले ही क्वेश्चन पे लिखा है। जो पॉलिटी का सेक्शन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन है, उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज ए साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे जो है संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया जाता है। किसे किया जाता है? फंडामेंटल राइट को, ड्यूटीज को, या डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या प्रियम्बल को। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रियम्बल को। यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा या संविधान की आत्मा कहते हैं। चलिए, कह रहा है कि किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से राय दी थी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। यानी कि किस मामले में जो है, यानी कौन सा ऐसा केस था कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि ये कहा था कि ये जो है प्रस्तावना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं है। तो यहाँ पे होगा बेरूवादी जो केस था, वो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए, मूव करेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टाइम बहुत कम है। हम टू द पॉइंट बात करेंगे, क्वेश्चन पे ज़्यादा हमारा ध्यान रहने वाला है। चलिए, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रस्तावना के अनुसार संविधान को अपनाने की तिथि कौन सी है? आई थिंक इसका आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए, हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है भारतीय संविधान के रूप में आर्थिक न्याय प्रदान किया जाता है। अब आप इसको बताइए, आर्थिक न्याय प्रदान किया गया कहाँ-कहाँ? जैसे कि एक तो आपको दिखेगा जो इकोनॉमिक जस्टिस है, आपको प्रियम्बल में देखने को मिलेगा। प्रियम्बल के बाद फिर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? प्रियम्बल के बाद आपको मिलेगा कि जो स्टेट, यानी कि जो डायरेक्टिव DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये यहाँ पे हमारा दोनों जगह इकोनॉमिक जस्टिस की बात कही गई है, यानी कि आर्थिक न्याय की बात कही गई है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए, मूव करेंगे हम अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर। चलिए, पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो पांचवें क्वेश्चन में आप देखेंगे कि कह रहा है प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ सत्य कह रखा है। तो सत्य को आपको देखना है। यह विधायिका की शक्ति का एक स्रोत है और विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध का एक स्रोत है। ये तो ऐसा कुछ नहीं, ये गलत है, ये न्याय संगत है जी नहीं, ये जस्टिसएबल नहीं है। इसके प्रावधान कानून की अदालतों में लागू करने योग्य, ये भी नहीं। यहाँ पे सत्य कथन की बात है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई भी ये सत्य नहीं है। चलिए, मूव करेंगे हम अपने 60वें क्वेश्चन की ओर, जो कि कह रहा है अब तक, यानी कि टिल नाउ, अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। यानी कि अब तक जो है कितनी बार संशोधन हुआ है। अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो केवल अभी तक एक बार संशोधन हुआ है, जो कि आप जानते हैं, यानी कि 40 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और तीसरा कौन सा था? अखंडता। तीसरा यहाँ पे था अखंडता। तो ये जो है 3 शब्द यहाँ पे जोड़े गए थे, तो एक ही बार इसमें संविधान में सॉरी प्रस्तावना में यहाँ पे संशोधन हुआ है। अब मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। में से कौन सा शब्द डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा ट्रिनिटी के संघ, यानी कि यूनियन ऑफ
ट्रिनिटी में शामिल नहीं किया गया है। संविधान सभा में अपने समापन भाषण में अंबेडकर ने ऐसे कुछ बात कही थी। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो बात कही गई थी कि जो शामिल नहीं होता है। जैसे कि उन्होंने स्वतंत्रता के बारे में बात की थी, समानता के बारे में बात की थी, और बात करते हैं जो यहाँ पे जो है भाईचारे की भी बात करी थी, लेकिन बात किसकी नहीं करी थी, तो इसकी बात करी थी कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है यानी कि जो लचीलापन है, इनके बारे में बात नहीं करी गई थी। तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आप इसको स्टार मार्क भी कर सकते हैं। चलिए मूव करेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, इसकी वजह से हम जो है जल्दी ख़त्म करने की कोशिश में है, ताकि आपको अभी इथिक्स की भी पूरी क्लासेस कवर करनी है और जो है देखें बात कर रहा है यानी कि सिनोनिम्स जो होता है यानी ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब क्या आता है? शॉर्ट, संक्षिप्त यानी लघु। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन में भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए किस क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन स्टेटस ऑफ ए टेरिटरी। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सही कथन को आपको चूज करना है, यानी कि करेक्ट कथन आपको देखना है कौन सा यहाँ पे सही है। तो देखते हैं, राष्ट्र द्वारा किसी क्षेत्र का अधिग्रहण या उसे सौंपना अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की आवश्यकता है। किसी राज्य के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में परिवर्तन के लिए संविधान में एक साधारण संशोधन की आवश्यकता होती है। वैसे देखा जाए तो ये दोनों की दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा होगा 11वां क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे कह रहा है दूसरा अशोक किसे, जल्दी से आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये ऐसे कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए मौर्य प्रशासन, जो मौर्य प्रशासन था यहाँ पे अत्यधिक शक्तिशाली था, यानी कि जो वो किसके लिए अत्यधिक शक्तिशाली तो था ही, लेकिन उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किसके रूप में हाईली जाना जाता था। इसका आंसर की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो वो मौर्य जो प्रशासन था यहाँ पे क्या था, सेंट्रलाइज था। तो यहाँ पे क्या होगा, केंद्रीकृत। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 13 नंबर में कह रहा है मौर्य काल में स्थानिक कौन था, यानी कि जो स्थानिक शब्द है इसके बारे में कहा जाता है ये कौन सी पोस्ट थी, ये पूछ रखा है कि स्थानिक शब्द जो था वो कौन था मौर्य काल में। तो क्या था, ये जिला प्रशासक था, प्रांतीय प्रशासक, ग्राम प्रशासक। तो ये अगर बात करें तो जो स्थानिक था इसे कहा जाता था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जाना जाता था। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कह रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी अंतिम दिन यहीं बिताए थे। कहाँ बिताए थे, क्वेश्चन मार्क है। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, आप बताइए कहाँ बिताए थे। तो वो अपने मतलब वो जब मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य थे वो अंतिम दिन थे वो जो बिताए थे श्रवणबेल गोला में। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है विच, यहाँ पे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी इन मॉडर्न टाइम। यहाँ पे कह रहा है कि जो मौर्य काल में जो समाज की विशेषता थी वो कौन सी नहीं थी। यहाँ पे गुलामी तो थी, जाति की, यहाँ पे वेश्यावृत्ति, विधवा पुनर्विवाह। जी हाँ, आप इसको यहाँ पे देखेंगे कि जो विधवा पुनर्विवाह था वो देखने को मौर्य काल में नहीं मिलता था। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें, गुप्त किस गुप्त राजा का संबंध इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख से है। आप बताइए, आंसर को मैं स्टार मार्क कर दिया हूं।
इलाहाबाद स्तंभ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे होगा समुद्रगुप्त, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए, गुप्त काल की गंगा यमुना नदियों की प्रसिद्ध टेराकोटा छवियां पाई गई हैं। ये अगेन देखेंगे कि ये जो यूपीएससी का सीएपीएफ का जो एग्जाम है 2012 में पूछा गया है, तो ये अगेन ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे पाई गई हैं, तो अब इसके आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इसके आंसर अगर जो होगा यहाँ पे अरिच्छत्र होगा। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चन रिसर्चेबल क्वेश्चन होते हैं, वो रिसर्च करके क्वेश्चन को डिजाइन करते हैं, तो हमारे लिए इंफॉर्मेशन का एक स्रोत भी होते हैं। और ये कहीं ना कहीं से जो सारे क्वेश्चंस हम लिए हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन ही हैं। 18वें क्वेश्चन की बात करें तो 18वें क्वेश्चन में कह रहा है प्राचीन भारत में गुप्त राजवंश के काल के संदर्भ में घंटासला, कदुरा और चौल शहर के रूप में जाने जाते थे। अगेन देखेंगे इस तरह की जो 2 से 3 इंफॉर्मेशन को लिंक करके एक क्वेश्चन को डिजाइन करने आप देखेंगे तो हमेशा यूपीएससी का ही स्टाइल रहता है। तो ये क्या है, ये विदेशी व्यापार जो है होते थे उस समय, ये उनको संभालने वाला एक बंदरगाह है। ये तीनों क्या है, बंदरगाह है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, कह रहा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सामंती व्यवस्था का आवश्यक तत्व है। अगेन आप यहाँ पे देखेंगे यूपीएससी 2015 का क्वेश्चन है। चलिए, अगर देखें और पहले सबसे पहले तो देखते हैं इसके स्टेटमेंट में क्या कह रखा है। कह रहा है कि जो है एक बहुत मजबूत केंद्रीकृत राजनीतिक प्राधिकरण और एक बहुत कमजोर प्रांतीय स्थानीय राजनीतिक प्राधिकरण। ये तो ऐसा तो नहीं है। भारतीय इतिहास के संबंध सामंती व्यवस्था ऐसा नहीं है। भूमि पर नियंत्रण और कब्जे पर आधारित प्रशासनिक ढांचे का उदय, ये हमारा सही है स्टेटमेंट। सामंत और उसके अधिपति के बीच स्वामी जमीन जागीरदार संबंध का निर्माण, ये भी हुआ था। हमारे 2 स्टेटमेंट सही हैं और हमसे पूछ रखा है सही कौन सा है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है और हमसे पूछा है सही कौन सा है। तो सही क्वेश्चन आंसर की बात करें तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 3। चलिए, हम बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की। चलिए, 20वें क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो 20वें क्वेश्चन कह रहा है शक संवत की शुरुआत किसने की, जो आज भी भारत सरकार द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो अब देखेंगे कि जो कनिष्क है उनकी बात होती है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, यहाँ पे आप देखेंगे आपके सिलेबस में जो वेलफेयर जो स्कीम्स हैं इन वल्नरेबल सेक्शंस के लिए, वहां से कुछ क्वेश्चन है आपके सिलेबस में हाईलाइट किया गया है, तो इसलिए क्वेश्चंस के यहाँ पे रखे गए हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। आप देखे होंगे बहुत सारे जो है आवास योजनाएं जो है गांव शहरों में देखे होंगे, देखने को मिलता है। चलिए, हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यहाँ पे देखेंगे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, 23 क्वेश्चन की बात करते हैं। ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा विशेष आहरण अधिकार यानी कि एसडीआर मुद्रा टोकरी में शामिल नहीं है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आपको बता देता हूँ इसमें 5 करेंसी आती है, जिसमें से यूएस डॉलर, हालांकि इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो मैं अभी आपको सिर्फ ये बताऊंगा। यहाँ पे 5 करेंसी आती है, कौन सी नहीं आती है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पीएम मित्र योजना लागू करता है। पीएम मित्र आप देखोगे बहुत ही न्यूज में रहा है। तो यहाँ पे पीएम मित्र की बात करते हैं, यहाँ पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको यहाँ पे बात करते हैं। तो मंत्रालय कौन सा होगा, यहाँ पे होगा कपड़ा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल।
चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि जो है किस सिख गुरु को मुगल सम्राट अकबर ने अमृतसर का महल दिया था। अमृतसर का महल किनके द्वारा यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं जो गुरु रामदास हैं इनके द्वारा ये दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट ए होगा। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। आई थिंक इसका आंसर तो आप लोग आसानी से दे सकते हैं, लेकिन आप ऑप्शंस को देखेंगे तो बहुत से लोग लगाएंगे आगरा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है सिकंदरा। चलिए राउत नाचा मुख्य रूप से किस राज्य के आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। राउत नाचा की अगर बात करें, राउत नाचा, सॉरी यहाँ पे अगर प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो रहा हो तो ये जो जनजाति का देखा जाती है ये छत्तीसगढ़ की है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ट्वेंटी 28 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 28 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की प्रमुख विशेषता है। यानी कि द्रविड़ शैली की विशेषता अगर बात करें तो द्रविड़ शैली में आता है विमान। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगेन आपके जनरल अफेयर, जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन है। आप देखेंगे भारत में कुंभ मेले का आयोजन कैसे होता है। कैसे होता है यानी कि कब कब होता है। इसका आंसर वैसे आप मैं बताऊं तो ये हर 12 साल में आयोजित होता है और 4 स्थानों पे आयोजित होता है, जिनमें से आप देखेंगे तो एक तो प्रयागराज है, दूसरा नासिक, उज्जैन और चौथा कौन सा है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चौथा वैसे आप सभी जानते होंगे। चलिए इंडिया गेट का डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया था। इंडिया गेट आप सभी बहुत सुनते होंगे, इंडिया गेट पे जाकर के करवाते हैं। बताइए अब इंडिया गेट किसके द्वारा डिजाइन किया गया था। तो यहाँ पे जो एडविन है इनके द्वारा ये डिजाइन किया गया था। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 31वें क्वेश्चन की बात करें तो 31वें क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा शहर पहली बार G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का मेजबान है। यहाँ पे G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप का मेजबान कौन सा शहर मेजबानी किसने किया था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैसूर, जयपुर, पणजी। तो इस हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे होगा खजुराहो। खजुराहो के द्वारा किया गया। अगेन मैं आप सभी को बताऊंगा कि G20 के बारे में आप लोग प्रिपेयर करके जाइए एग्जाम में, क्योंकि ये एक सेक्शन हो सकता है, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको प्रिपेयर करके जाना चाहिए। चलिए हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 23 में संघाई सहयोग संगठन यानी एचसीओ की अध्यक्षता किस देश के पास है। यानी कि जो एचसीओ की अध्यक्षता है कौन से देश के पास उसकी अध्यक्षता है। तो अगर देखा जाए तो एचसीओ की अध्यक्षता की अगर बात करते हैं तो आई थिंक ये हमारा होना चाहिए भारत के पास ही है। भारत ने ही वैसे किया था। आप लोग इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आई थिंक मेरे पास जहां तक मेरा अनुमान है कि भारत के पास ही है। तो आप लोग इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ 25 साल की दोस्ती के उपलक्ष्य में बिजनेस समिट आयोजित किया था। जी हाँ, मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था। बिजनेस समिट की बात करते हैं तो यहाँ पे भारत और फ्रांस के 25 साल रिलेशन के हो गए हैं, तो यहाँ पे बिजनेस समिट आयोजित किया था। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रांस। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की बात करें। किस भारतीय राज्य ने G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। यहाँ पे अगर बात की जाए तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। अगेन आपको इसको तैयार करके जाना है। ऐसी चीजें जो पर्यटन से रिलेटेड हो, कल्चर से रिलेटेड हो, G20 में के जो हाईलाइट है कहाँ कहाँ जो है वो प्रॉपर कवर करके जानी है। चलिए AI फॉर गुड ग्लोबल समिट
यहाँ पे बात कर रहा है ये कहाँ आयोजित किया गया था। AI फॉर गुड ग्लोबल समिट ये कहाँ आयोजित किया गया था। चलिए, तो ये इसका आंसर होगा जिनेवा। ये जो है आयोजित किया गया था जिनेवा में। हम अब करेंगे फटाफट अपने क्वेश्चन को कवर करते हैं, फिर इसके बाद हमें कुछ और भी टेस्ट को देखना है, क्योंकि इथिक्स का भी है, मैनेजमेंट का भी हमें कुछ देखना है। तो हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, फटाफट कवर करते हैं। चलिए, 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किस देश ने अपनी भाषा के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये ऐसा देश कौन सा है? रूस, यानी कि रसिया के द्वारा ऐसा किया गया है। किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव दिया है? चलिए, ये प्रस्ताव दिया है भारत के द्वारा, और आप मुझे इसका आंसर बताएंगे ये कहाँ पे ये जो है अलायंस की जो बात हुई थी, ये वहां पे भारत ने इसका अनाउंसमेंट कहाँ पे किया था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर या तो आपसे ये पूछेगा, या तो हो सकता है कि कहाँ पे भारत ने ऐसा ये अनाउंसमेंट की है वो पूछेगा। तो बस यही दो बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें, किस संस्था ने मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे जारी की? यहाँ पे जो मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे है किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, जिसका उद्देश्य है विभिन्न एसडीजी पर भारत की प्रगति पर। एसडीजी जितने भी हैं आपको कम से कम स्टार्टिंग के 7 तो तैयार होने ही चाहिए, वैसे तैयार सब होने चाहिए, क्योंकि आपसे मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब आपको प्रिपेयर करके यहाँ पे जाना है। चलिए, ये जो सर्वे है नेशनल सर्वे सैंपल सर्वे ऑफिस है, इनके द्वारा जारी किया गया है, यानी कि राष्ट्रीय सर्वेक्षण कार्यालय। तो ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए, प्रेस इंडेक्स की यहाँ पे बात हो रही है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान रहा है 161। अगेन ये बहुत ही न्यूज में चला था, बहुत न्यूज में था कि इतनी रैंकिंग कैसे भारत की गिर गई। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को रखा गया है कि आपसे पूछा जा सकता है। बढ़ेंगे यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन पे। 40वें क्वेश्चन की बात करें, कह रहे किस संस्था ने क्या बाल विवाह पर अंत पहुंच के भीतर है जारी किया? यानी कि यहाँ पे किस इंस्टीट्यूट ने ये रिपोर्ट जो है जारी करी है। तो जब भी बच्चों की बात होती है, यहाँ पे बच्चों की बात आएगी, तो वहां पे एक ही संस्था होती है, यूनिसेफ, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 41वें क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है किस संस्था ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट जारी करी है? यहाँ पे विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट ये जारी करी है, अगर देखें तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये जारी की जाती है। चलिए, यहाँ पे फिर अगेन रिपोर्ट से किस संस्था ने वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट जो है जारी करी है, नीति रिपोर्ट 2030 यहाँ पे जारी करी है। आप देखें कि रिपोर्ट भी आपके जो भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं, इनको भी आपके सिलेबस में हाईलाइट किया गया है, इसलिए आपको यहाँ पे एक ही जगह पे आप इसको एज ए सेक्शनल टेस्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको देखेंगे कि जो भी यहाँ पे जो फूड पॉलिसी रिपोर्ट है ये जारी की गई है, यहाँ पे जो IFPRI है ये यहाँ पे इसको जारी करता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है या कार्य करता है? आप इसको, क्योंकि आप देखेंगे एनसीआर भी जो है ना हमेशा न्यूज में बना रहता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। तो ये आएगा जो है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत। चलिए, 54 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम। भारत का कौन सा राज्य, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य आदिवासी समूहों के लिए अपनी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी करने के लिए तैयार है, जो केरल के बाद ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? वो बना है राज्य है कर्नाटक, यहाँ पे होगा कर्नाटक। यानी कि पहला कौन सा है, आप देखेंगे पहला तो है केरल,
आपको क्वेश्चन से ही डिजाइन ऐसे किया गया है कि पहला राज्य होगा केरल, दूसरा हो गया कर्नाटक। यानी कि आपको इस क्वेश्चन से दो इन्फॉर्मेशन मिली, यानी कि आदिवासी पे जो विकास सूचकांक रिपोर्ट है जारी करते हैं दो राज्य, केवल केरल और कर्नाटक। 24 एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट जारी करी है। इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं यानी कि 45 नंबर क्वेश्चन की, तो ये होती है यूएनडीपी के द्वारा, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे कह रहा है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी जो खबरों में देखी गई है, उसका उपयोग किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? अगर देखा जाए तो ये कैंसर के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो सेल थेरेपी है कार्ड टी, यानी कि टी सेल जो सेल्फी होती है, ये अगेन हमारे इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आपसे पूछा जा सकता है, ये इस साल न्यूज में बहुत थी, तो उसको आपको प्रिपेयर करके जाना है। सेल थेरेपी या कार्ड टी सेल थेरेपी, तो ये कौन सी बीमारी के लिए होता है? ये होता है कैंसर के लिए। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं, हमने आपको जैसे ही बताया यहाँ पे टिपोस्ट क्वेश्चन लिए गए हैं। चलिए कुछ साइंस एंड टेक के भी अभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 किस राज्य से लॉन्च किया गया? अगर बात करेंगे तो आप लोग मोस्टली इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं, ज्यादातर चीजें यहीं से ही की जाती है, आंध्र प्रदेश और या तो तमिलनाडु। चलिए हाल ही में शुरू की गई वैभव फेलोशिप योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? वैभव फेलोशिप स्कीम की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर बी। चलिए मौसम विज्ञान में आईओटी क्या है, जो हाल ही में खबरों में है? आईओटी इंडियन ओशियन डायपोल, यानी कि हिंद महासागर द्विध्रुव, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। न्यूज में है इसलिए क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स का सेक्शन आपके पेपर फर्स्ट में ही दिया गया है। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको कंप्लीट करके जाना है, क्योंकि बहुत ही खबरों में रहा है। BRI ये यहाँ पे ये कोड है 1335-0417, जो हाल ही की खबरों में रहा। ये एक क्या था? ये एक यहाँ पे एक आकाशगंगा है, यानी कि ये गैलेक्सी थी, यहाँ पे एक खोज की गई थी। तो ये किसने करी है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए हाल ही में कम प्रसिद्ध आदिवासी अधिकार पार्टी, यानी कि ये कम प्रसिद्ध है यानी कि कम प्रचलित है, तो भारत आदिवासी पार्टी ने किस राज्य में अपनी पहली चुनावी जीत हासिल की है? अपनी पहली चुनावी जीत हासिल की है, वो है मध्य प्रदेश राज्य में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हाल ही में किस वनडे सीरीज में इम्पैक्ट फील्डर से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया इम्पैक्ट फील्डर से? तो यहाँ पे होगा साई सुदर्शन, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2030 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो अगर यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जो अनमोल है ये इन्होंने जीता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनमोल खरब। पोंग बांध देखिए न्यूज है, अगर ये जियोग्राफी से क्वेश्चन है तो आप इसको भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि जियोग्राफी का सेक्शन आपको उसमें दिया भी गया है। पोंग बांध जो है एक रामसर स्थल है, जो हाल ही में खबरों में था, किस नदी पर स्थित है? आपको ये देखिए एक इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो पोंग बांध है एक रामसर स्थल है, यानी कि एक आर्द्र भूमि है, तो ये है ब्यास रिवर पे, आपको ये याद रखना है। चलिए ये था हमारा ये वीडियो का एंड। यहाँ पे हमने जो आपको इनिशियल स्टार्टिंग में ही बताया था, यहाँ पे 54 क्वेश्चन को कवर किए गए हैं। तो आप देखेंगे कि हमने एक पार्ट 1 कवर किया था, आज ये हमने कवर किया पार्ट 2, यानी कि हमने जो पेपर यहाँ पे जो देखेंगे कि जो पेपर यहाँ पे पेपर फर्स्ट वाला जो सेक्शन है इसको हमने कवर कर लिया है, लेकिन इसमें हमने जो 50 क्वेश्चन आपके जो इंग्लिश के आने हैं इसको हमने कवर नहीं किया है। आप इसको कवर करके जाइएगा
अब हम बात करेंगे, जो हमारा अगला सेशन होगा उसमें हम बात करेंगे अपने इथिक्स की क्लास की। तो ये था वीडियो कंटेंट। चलिए आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, अगर चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।